दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेसिक्स में। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नितेश पाठक है। हमने पिछली क्लास में मैथ का नंबर सिस्टम का एक क्लास ले चुके हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है और हम इसमें देखेंगे कि आगे के नंबर सिस्टम की क्लास या फिर नंबर सिस्टम टॉपिक कैसे हैं। इसके पहले हम एक मोटिवेशनल कोर्स जो आज का है पढ़ लेते हैं। बहुत ही मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसने चलना है ठोकरों से सीखा है। दोस्तों, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे बचपन से लेके जीवन खत्म होने तक ठोक रहे हैं और हम बहुत ही मुश्किल दौर से ही निकल पाते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है नौकरी प्राप्त करना, सरकारी नौकरी, जिससे हम अपने लाइफ को थोड़ा सही कर पाए और फैमिली को थोड़ा सही कर पाए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास दोस्तों हमने नंबर सिस्टम का एक चैप्टर ले लिया है। दूसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम कुछ एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इवन और ऑड नंबर का। पिछली क्लास में हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पढ़ा था कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। आज हम इनके जोड़ और गुणन को देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी और गुणा करने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ दें तो हम देखते क्या, जैसे मान लो कि हम 2 में जोड़ते हैं 4 को तो हमें 6 मिलता है, मतलब हमें सम में सम जोड़ने पर सम ही संख्या प्राप्त होगी। एक तो ये बात ये हो गई। दूसरी, यदि हम विषम को विषम में जोड़ते हैं, यदि हम विषम को विषम में जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? यदि हम 3 और 5 को आपस में जोड़ दें तो हमें 8 मिलता है, यानी हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात, यदि हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ें, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ें तो जैसे मान लो हम 4 में जोड़ते हैं 3 को तो हमें 7 मिलता है, मतलब सम विषम जोड़ने पर हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। ये बात हो गई जोड़ की। ये तीसरी बात हो गई। सम प्लस सम इक्वल टू सम, विषम प्लस विषम इक्वल टू विषम, सम प्लस विषम इक्वल टू विषम। यानी हम अगर बात करें तो एक इवन नंबर में यदि इवन नंबर जोड़े तो इवन नंबर प्राप्त होगा, यदि एक ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़े तब भी हमें एक इवन नंबर प्राप्त होगा, और ऑड में यदि इवन जोड़ दे तो हमें एक ऑड नंबर प्राप्त होगा। ये 3 बातें हमने आगे सीखी। ये बात जोड़ की हो गई। अब हम बात करते हैं गुणा की। यदि हम सम संख्या में विषम संख्या गुणा करें या सम संख्या में सम संख्याएं का कहीं गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? यदि हम एक इवन नंबर में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम यदि 4 में यदि हम मल्टीप्लाई करते 5 का तो 20 मिलता है, तो हमें एक सम संख्या या फिर एक इवन नंबर मिलता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यदि हम देखें, यदि हम इवन को इवन में मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 4 में ही कर दें तो हमें एक सम संख्या 8 मिलती है, यानी एक इवन मिलेगा। तीसरी बात, यदि हम एक इवन नंबर में ओड का मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम 3 में यदि 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो हमें एक सम संख्या ही मिलेगी। और यदि चौथा, वैसे ये और ये सेम ही हो गया, फिर तीसरा ही है। तीसरा, यदि हम ओड का मल्टीप्लाई ओड में कर दें, यानी यदि हम 3 का मल्टीप्लाई 3 में करें तो हमें 9 मिल रहा है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो 3 बातें हमें जानने को मिली। यदि हम इवन का मल्टीप्लाई यदि ऑड में करें तो एक इवन नंबर मिलता है, यदि हम इवन का मल्टीप्लाई इवन में करेंगे तो इवन ही मिलेगा, यदि हम ऑड का मल्टीप्लाई ऑड में करेंगे तो हमें ऑड मिलेगा। ये 3 बातें, ये और 3 बातें पहले वाली में सीखने मिली। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं
अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी आभास संख्याओं के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आभास संख्या है? 13, 6, 10, 4। बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 पता है कि 2 से भाग चले जाएगा 4 में, 2 से भाग चल जाएगा। 10 में पता है 2 से चल जाएगा, 6 में 2 चल जाएगा, यानी इसका आंसर है 13। बहुत इजी था, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आभास संख्या है? 21, 63, 53, 15। और पता है कि 15 होता है 3 इंटू 5, 21 इंटू 3 और 7 इंटू 3, यानी हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी 53। दोस्तों हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जितने भी आभास संख्या है वो 6 प्लस 1 6 माइनस 1 के पास है। यदि हम 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1 के पास है, मतलब 6 की गुणक के पास है, तो यदि हम इसमें एक मल्टी प्लस कर दें तो ये 54 है, कहीं 6 से भाग जा रहा है, इससे जा रहा है, तो ये एक आभास संख्या। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक चार्ट है, कुछ इसमें आभास संख्या लिखी है 1 से लेकर टोटल। हम संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। 1 से लेकर 10 के बीच में 4 आभास संख्या हैं, 2, 3, 5, 7। 10 से 20 के बीच में 11, 13, 17, 19 4 हैं। 20 से 30 के बीच में है 23, 29। 30 से 40 के बीच में है 31, 37। 40 से 50 के बीच में है 41, 46, 47। 50 से 60 के बीच में है 53 और 59। 70 से 60 के बीच में है 61 और 67। और 70 से 80 के बीच में है 71, 73, 79। और 80 से 90 के बीच में है 83, 89। और 90 100 के बीच में है 97, यानी केवल एक ही है। हमने इसके पहले लगा क्या पढ़ा था कि 1 से लेकर 50 तक 15 आभास संख्याएं हैं और 50 से लेकर 100 तक 10 आभास संख्याएं हैं। और टोटल मिलाकर कितनी आभास संख्या होती है दोस्तों? 25। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दोस्तों आभास संख्या के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उसको ऊपर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है एक आभास संख्या नहीं है और एक भाज्य संख्या नहीं है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही आभास संख्या है। पहली आभास संख्या है 2 है, जो एक सम है, और उसके बाद जितनी भी आभास संख्या है वो एक सब के सब विषम संख्या है। तो ऑप्शन क्या है? 1 और 2 दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, 1 सही है लेकिन 2 गलत है, और 2 सही है लेकिन 1 गलत। लेकिन इसमें दोनों की दोनों लाइनें सही कही गई हैं, तो इसका उत्तर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है बताइए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन कौन से कथन कहे गए हैं। पहला कथन है सभी आभास संख्याएं विषम होती हैं, सभी आभास संख्याएं सम होती हैं। 50 से 100 के तक 15 आभास संख्याएं हैं। आभास संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। आभास संख्या के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे छोटी आभास संख्या 2 है जो सम है, तो पहला तो गलत होगा कि पूरी आभास संख्या विषम होती है। दूसरा है सभी आभास संख्या सम होती हैं। सभी आभास संख्या सम नहीं होती, मात्र एक ही आभास संख्या सम होती है जो है 2, तो दूसरा है भी गलत हो गया। तीसरा है 50 से 100 के तक 15 आभास संख्या है। हमने अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा था कि 50 से 100 के बीच मात्र 10 आभास संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा है आभास संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हमको पता है कि आभास संख्या केवल या तो 1 से डिवाइड होगी या तो फिर 2 से डिवाइड होगी, मतलब उसके गुणनखंड 2 ही, तो उसका उत्तर आएगा ऑप्शन 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आभास संख्या का योग 38 है, तो उन आभास संख्याओं में सबसे बड़ी आभास संख्या हो सकती है। मतलब कि आभास संख्या तो कितनी कोई से भी होगी, लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो 3 आभास संख्या का योग 38 है। तो हम एक पहले ये देख लें कि अगर ओड आभास संख्या होंगी तो उसका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लो हम 3 + 5 + 7 जोड़े, 7, 5, 12, 3, 15, मतलब इसका आंसर आता है एक ओड। लेकिन हमारा 3 आभास संख्याओं जोड़ने पर क्या आ रहा है? 38, यानी एक सम संख्या है, इवन नंबर है। मतलब कि इसमें निसंदेह एक संख्या तो सम होगी।
मतलब कि एक दो ऑड प्लस का एक इवन जाके जुड़ेगा, तब जाके एक इवन नंबर आएगा। तो यदि इसमें एक संख्या यदि दो होगी, तो बची हुई दो संख्याएं उनका योग कितना होगा? उनका योग होगा 36। 36 होगा। तो हम इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो अगर पहली अभाज्य संख्या अगर 19 होगी, तो दूसरी होगी 17, 36 हो गई। यदि ये दूसरी अगर बड़ी अभाज्य संख्या 23 होगी, तो ये होगी 13, और यदि 31 होगी तो एक होगी 5, और ये अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये तो इसका उत्तर गलत ही है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको मिलती है कौन सी? 31 है। तो 19 और 23 भी, लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो सकती है, हमें ये बताना है, इसलिए अपना ऑप्शन आएगा आंसर सही सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्स वाई जेड तीन अभाज्य संख्या है, जिसमें एक्स वाई जेड आपस में बराबर नहीं है, लेकिन y तीनों में सबसे छोटी संख्या है और x तीनों में सबसे बड़ी संख्या है। ये तीनों संख्याओं का योग 26 गुणनफल 286 है, तब x माइनस जेड की वैल्यू क्या है? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये तीन अभाज्य संख्या होंगी और उनका योग यदि सम संख्या होगी, तो उसमें एक संख्या विषम होगी, एक संख्या सम होगी, और सम अभाज्य संख्याओं में एक ही है, वो है 2। तो सबसे छोटी कौन सी है? y है। तो ये तो निकल गया कि y की वैल्यू 2 है, और x प्लस जो z होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? फिर 24, 2 घटाने के बाद। और इनका गुणनफल कितना आएगा? ये तीनों का गुणनफल है 286, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x और z का गुणनफल कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 4 3, 143 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है इनका गुणनफल, हम इस संख्या को काट के देखते हैं विषम संख्याओं से, क्योंकि एक गुणनफल तो है ही। 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कट रहा है। 3 से, तो 3 से भी नहीं कट रहा है। 5 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है। 11 का 11, 11 थी 33, 13 बार में कट रहा है। तो एक हो गया 11, एक हो गया 13। तो सबसे बड़ी x थी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13, z की हो जाएगी 11, दोनों घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 2। 2 3 5 7, ऑप्शन 2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये 3 5 7 से या 9 से कैसे नहीं घटा, मैं आपको अभी कुछ देर बाद ही बताऊंगा कि विभाजन के नियम इस संख्या को देख के कैसे बताना है कि ये इस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। दोस्तों अब हमारा एक नया टॉपिक चालू हो रहा है, दशमलव या फिर डेसिमल्स। जो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत और एक होते हैं अशांत दशमलव। तो दोस्तों शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं? दशमलव क्या होता है? दशमलव वो चीज, वो संख्या होती है, फिर वो चीज होती है जिसके बाद किस संख्या का अंश जुड़ता है उसका। जैसे हमने लिखा 5, यदि हम 5 को 3 5 लिखते हैं, तो 3 5 उस 5 का एक अंश है, एक किसी संख्या का अंश है, किसी संख्या का अंश है जो कि 3 5 के रूप में, पॉइंट के रूप में। जैसे मैं लिखता हूँ ऑप्शन, क्वेश्चन लिखता हूँ एक, तिरपन 53। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो दशमलव हटाते ही, जैसे दशमलव हटाऊंगा तो जितनी भी संख्या रहेंगी उसका 1/10वां भाग नीचे आता जाएगा। जैसे मान लो कि 53 जब करेंगे दशमलव हटाएंगे तो 1 10 इसका, 1 10 इसका, यानी 53 को क्या लिख सकता हूं मैं? 100। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने भी दशमलव के बाद संख्या है उतने जीरो नीचे आते हैं। तो हम यदि हम देखें कि उसके दो प्रकार कौन कौन मिलते हैं, तो एक था शांत दशमलव, एक था अशांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अशांत दशमलव मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या लिखी हुई है उसको सॉल्व करके p/2 के फॉर्म में प्रॉपर तरीके से हम लिख सकें। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जिसको सॉल्व कर कितना भी कर लें वो p/2 के फॉर्म में नहीं आएंगी, वो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको। तो 1 2.453, इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो समझ में आता है कि 2453 बटे 1000, ये आ गया p/q के फॉर्म में।
मतलब कि ये समझो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक संख्या आती है 0.33333, तो ये कैसे बनी? तो ये अगर यदि मैं इसको 1/3 कर दूं, भाग करूं इसको, तो ये 3 आते जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो इसको हम एक तरीके वो लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 0.3 के ऊपर बार, मतलब ये बार बार आ रहा है, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म, खुद खत्म नहीं होगा। इसको हम खत्म करेंगे। एक आता है पाई, √2, √7, और जितने भी रूट में रहते हैं, जैसे कि मैं लिख लूँ कि √25, ये तो ऐसी संख्याएं का दशमलव कभी खत्म नहीं होती, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। अशांत दशमलव कभी शांत नहीं होते, बढ़ते जाते हैं, पुनरावृत्ति हो या ना हो, बढ़ते जाते। अब इसमें जो 3 में से ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, दशमलव आते जाएंगे। अब एक है ये 1/3, यदि मैं 1/3 को लिखूं तो इसकी वैल्यू निकलती है 0.33333, ये 3 बढ़ते जाता है। तो या तो हम इसको ऐसे लिख लें कि 0.3 बार, मतलब बार लगाने का मतलब ये है कि इसकी बार बार आ रहा है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। इसको सॉल्व दोस्तों कैसे करते हैं हम ये देखें। इसको डेसिमल, इसको ऐसा डेसिमल जो कि बार बार आवृत्ति कर रहे हैं, पुनरावृत्ति बार बार कर रहे हैं, इसको हम P/2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यदि हम इसी को लिखें 0.3 के ऊपर बार, या फिर 0.333 बढ़ते जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इस पॉइंट को हटाते ही 3 जितने संख्या के ऊपर बार लगा है उतने 9 नीचे आ जाएंगे, और हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे 1/3। अभी 1/3 से हम ये ले आए थे, अब इससे ये ले आए। एक संख्या और लिख के देखते हैं, 0.86 बार लगा। तो जब इसको टर्मिनेट करेंगे दशमलव को, तो जितनी संख्या के बार है उतने 9 नीचे आ जाएंगे, तो 99। इसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब कभी ऐसा हो जाए कि इसी संख्या में 0.86, अब 6 के ऊपर बार लगा, मतलब कि 0. इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन कि 0.8666 ये बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको करने के लिए का तरीका ये है कि जब दशमलव हटाएंगे तो ये संख्या पूरी लिखी जाएगी। यहाँ पे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखे जाएंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो उतने 0 लिखे जाएंगे, और ये जो संख्या रहेगी वो घट जाएगी। तो जो हमारा आंसर आएगा घटाने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे और वो हमारा उत्तर हो जाएगा। हम दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 0.3, तो हम इसको दोस्तों सोल्व कर चुके हैं। इसका आंसर आएगा 3/9, जितने के ऊपर बार उतने 9 नीचे। 5, 6, तो 5, 6 जितने के ऊपर बार उतने 9 नीचे। दोस्तों ये कैसे आया कि हम 9 नीचे क्यों लिखते हैं जितने की संख्या में बार है, और घटाते क्यों? हम ये एक और चीज सीख लेते हैं, जैसे कि संख्या थी 0.3 के ऊपर बार, या फिर 0.3333 बढ़ते जाता है। हम दोस्तों इसको मान लेते हैं x, तो x के लिए वही 0.3333। इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, x + x 3.3333। 10 का मल्टीप्लाई करने का तो उद्देश्य केवल ये है कि इस दशमलव के बाद इतनी संख्याएं आ रही थी वो इसमें भी आ जाए, ताकि जब हम इसको घटाएं तो ये वाला हिस्सा विलोपित हो जाए या फिर घट जाए, खत्म हो जाए। तो सब घटाते हैं, इसको इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x,
दशमलव के बाद की पूरी संख्या कट जाएगी, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3/9 या फिर 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। अब यदि हम ऐसा करें कि 0.56 ये बार लगाया होगा, इसको सोल्व करें तो सोल्व कैसे करें? तो इसको सोल्व देखते हैं। यदि हम इसको मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.56 56 56, ये बढ़ते जा रहा है। जिसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 5.6 5 6 5 6 5 6। यदि हम इसमें देखें तो क्या दशमलव के बाद 5 6 5 6 5 6 इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें से 6 5 6 5 6 5 6 बच आ रहा। तो हम क्या करेंगे कि 10 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये जाएगा 100x। 100x होते ही क्या आ जाएगा 56.56 56 56। अब इस 1 और 2 तो दशमलव के बाद 5 6 5 6 5 6 बराबर आ गया। मतलब यदि हम इसको हटाएंगे अब तो दशमलव के 5 6 5 6 कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इससे इसको हटा देंगे हम, ये और ये खत्म हो जाएंगे। जैसे घटा तो ये हो जाएगा 99x, ये हो जाएगा 56, तो 56/99। ये हम डायरेक्ट करते हैं कैसे कि जितने बार है उतने हम संख्या इतने 9 नीचे लिख लेते हैं। 56/99 नीचे लिख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। होगी दोस्तों एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, 0.72 और 2 के ऊपर बार लगाए। मतलब कि यदि हम इसको ऐसा लिखें तो इसमें 0.7 इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.7222222 बार बार आ रहा है। यदि हम सॉल्व करेंगे तो जितने संख्या के ऊपर बार है उतने दशमलव हटाते ही 9 नीचे आ जाएंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे आएंगे, और ये संख्या इसमें से घट जाएगी। किसमें से? इसमें से 7। तो इसका आ जाएगा उत्तर 65/90 या फिर 13/18। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, थोड़ा इस बिल्कुल क्वेश्चन इसके जैसा ही है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.823333 बार बार आते जा रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 823 बटे एक संख्या पे बार है, 2 पे बार नहीं है तो 2 0, और इन दो संख्याओं में बार नहीं था वो घटा देंगे। 3 में से 1 गया 2 गया 1, और 82 में से 8 गया 74 बटे 900। तो हमारा उत्तर आया 4741 बटे 900। सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्त, जैसे पहले क्वेश्चन थे दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन और भी हैं, हम सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। इसको आप लिख सकते हैं 0.736 यानी 3 से बार बार आते आता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 736 बटे 2 संख्या बार, दोनों नीचे, एक संख्या बार नहीं है तो 1 0 नीचे, माइनस 729 बटे 990 और सोल्व कर लेंगे तो 8 81 110। अब जो इसके बाद सोल्व करने ये अपना लिस्ट हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व करे उसमें दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं थी, 0 था, और दशमलव के बाद संख्या थी कुछ पे बार था, कुछ पे बार नहीं था। अब एक ऐसी संख्या है जिसके दशमलव के पहले ही एक संख्या लिखी हुई है, तो इसको सोल्व करना 2 तरीके। इस तरीके में ये देख लें कि 1.26 लिखा हुआ है और 6 बार है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
कि 1+0.26 पे बार, तो सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 26/90 - 2, या फिर 1+24.90, या फिर और सोल्व करें इसको तो 12/45, या फिर 4/9, यानी एक सही 1+4/9, या फिर एक सही 4/9 हमारा आ जाएगा उत्तर। इससे आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा कि हम संख्याओं के ऊपर बार लगा रहे हैं, जैसे कि संख्या थी, कुछ भी संख्या थी, 3 था, 3 को बार लगा था। हम बार के अलावा इस एक दशमलव से भी डिनोट कर सकते हैं कि ये संख्या भी बार बार रिपीट हो रही है। तो यदि हम इसको बार मान कर सोल्व करें, मतलब इसको ऐसा मान लें कि ये संख्या है 83 पे बार आ रही है, सोल्व करेंगे तो ये 783 - 7/99 और 99, ये हमारा आ गया आंसर। मतलब इस दशमलव का मतलब कुछ भी नहीं है, केवल इस दशमलव का मतलब है बार, कि ये भी बार बार रिपीट हो रही है। अब इस संख्या को देखें तो इसमें 36 36 36 36 रिपीट बार बार हो रहा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 0.736 के ऊपर बार। सोल्व करूंगा तो 736 - 7/990। अब हम डाइट कर रहे हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, हम डाइट कर रहे हैं कि हाँ दो संख्या बार है, दो जीरो, एक पे नहीं तो दो जीरो नीचे। इसको घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 2727/990। सोल्व करने में जो भी उत्तर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसको आगे देखते हैं। हम आगे क्वेश्चन है कि 2 + 3 बार और 4.3 बार का मान कितना है। तो सिर्फ प्लस है, इसको प्लस कर लीजिएगा आप लोग। मतलब क्वेश्चन कुल मिला के ये है 2.3 बार प्लस का 4.3 बार की वैल्यू कितनी आएगी। अभी तक हमने पुनरावर्ती दशमलव को हमने डेसिमल चेंज किया था। अब इनके एडिशन देखते हैं, तो जोड़ के कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। तो जैसे जोड़ेंगे वैसे ही घटाएंगे। तो हम एक दो जोड़ देख लेते हैं और एक घटाना देख लेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ 23/9 - 2 प्लस 43 - 4/9, यानी 21/9 प्लस 39/9। एलसीएम तो 9 ही आएगा, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 60/9। 3 से काटूंगा तो आंसर आएगा 20/3। 21/4, 22/7, 20/3 और 18/7। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 20/3। मतलब कि इनको जोड़ने के लिए पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में P/Q में ले आए और उसके बाद जोड़ दें और फिर जो आंसर आएगा हमारा वही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.23। यहाँ पर दोस्तों माइनस है, ये माइनस है और यहाँ प्लस है। मतलब क्वेश्चन की मिला के ये है 1.23, इसके ऊपर बार है, माइनस 0.86 इसके ऊपर बार है, प्लस का 0.29 और इसके ऊपर बार है। इसको सोल्व करना है। तो अभी इसके पहले हमने देखा था कि एक एडिशन, अब इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं। यदि मैं इसको सोल्व करूं तो 123/99 - 1 माइनस 86/99 प्लस का 29/99। एलसीएम आ जाएगा 99 और ये हो जाएगा 122 प्लस का 29 माइनस का 86। हम इन दोनों जोड़ के से घटाते हैं तो 9 2 11 और 12 2 24
तो एक 12, दो 14 और एक 15 -86 बटे 99, इसको घटाएंगे तो 5 और 6 बटे 99। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0.65 के बाद बार, इससे ये निकालते हैं तो हमने इससे ये निकाल दिया। मतलब कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको सिंपलेक्स फॉर्म में ले आओ, इसको ले आओ, इसको ले आओ, और फिर जो एलसीएम आता है उस एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आता है हम उसको चेंज करके आंसर ले आएंगे। तो 0.65 बार ये उत्तर है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। विभाज्यता के नियम। दोस्तों अभी तक हमने अभाज्य संख्या में कुछ क्वेश्चन देख लिए, सम और विषम संख्या का जोड़ गुणा देख लिए, हमने रिकरिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव या पुनरावर्ती दशमलव जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार वाले क्वेश्चन उनको देख लिए, सोल्व कैसे करते हैं, उनको P1 Q के फॉर्म में कैसे लाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि यदि बार वाले क्वेश्चन ऐड करने मिल जाए कि हमें ऐड करना है, माइनस करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लिए। अब हम दोस्तों ये देखते हैं विभाज्यता का नियम, कि किसी भी संख्या को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि ये संख्या इस संख्या से डिविजिबल है या फिर भाग चल जाएगा कि चल जाएगा। तो इसके लिए हम विभाज्यता के नियम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला है एक का विभाज्यता का नियम। तो हर एक संख्या एक से विभाजित होती है, एक के लिए विभाज्यता का नियम की कोई शर्त नहीं है। किसी भी संख्या को एक से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होगी, वो चाहे वो कितनी बड़े क्यों ना हो। मतलब कि ये तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या एक से तो डिवाइड होगी उतने ही बार में जितना उसका नंबर है। तो यानी एक के लिए कोई नियम नहीं है, वो तो किसी भी संख्या को डिवाइड कर देगी, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो। हमारे दूसरे वाले पे दो के विभाज्यता के नियम। दो के विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या सम संख्या है, मतलब जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड चली जाएगी, 2 से भाग चल जाएगा उसमें, चाहे उसमें कितनी बड़ी क्यों हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, इसमें 0 भी शामिल है। यदि हम एक एग्जाम्पल में देखें, जैसे क्वेश्चन है 2, 4, 6, क्या ये 2 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है वो 6 है। कितनी बड़ी संख्या क्यों नहीं होगी? 1, 3, 5, 7 और ये आखिरी में लिख देंगे 8, तो ये संख्या भी चली जाएगी डिवाइड, क्योंकि इसका आखिरी में 8 है, जो एक सम संख्या है। अब बनाते हैं अगले पे 3 के विभाज्यता के नियम। दोस्तों 3 के विभाज्यता का नियम ये है कि कोई संख्या जो लिखी हुई है सामने, और हमें पता करना है कि क्या यह 3 से कट जाएगी या फिर 3 से विभाजित हो जाएगा उससे, तो उन संख्याओं को, अंकों को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो 3 से कट रही है क्या। यदि वो 3 से कट रही है तो वो बड़ी संख्या पूरी 3 से कट जाएगी और वो उससे डिवाइड चली जाएगी। यदि पहले पढ़ लेते हैं। 3 के लिए विभाज्यता नियम ये बताता है कि एक संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है यदि उनके अंकों का योग 3 पे विभाज्य हो जाएगा। इसके उदाहरण हम देख लें तो एक मान लो यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 370,368, तो इनका आपस में जोड़ दो। 3 + 7 + 3, 0 जोड़ने का मतलब तो है नहीं, 3 + 6 + 8, 3 7 10 3 13 6 19 और 8 27। तो ये जो संख्या 27 है, ये संख्या 3 से डिविजिबल है, भाग चल जाएगा, तो यानी ये संख्या भी 3 से भाग चल जाएगा इसका। एक संख्या ये देखते हैं 10 3 6 3 8, इनको आपस में जोड़ लेते हैं, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 8 3 11 7 6 17 17 3 20 हो रहा है कि 21, ये 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 5 6 7 8 9, आपस में जोड़ते हैं अंकों को। 4 5 9 6 15 7 22 8 30 और 3 39, तो 39 क्या 3 से भाग जाएगा? तो जाएगा 1 और 13 बार में चल जाएगा, यानी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। हम एक रैंडम संख्या लिखते हैं और देखते हैं कि क्या वो 3 से कटता है क्या। हम लिखते हैं 2 5 7 9 6 1 3,
इस संख्या को लिखते हैं, क्या 3 से डिवाइड जाता है क्या, जोड़ते हैं आपस में सबको जोड़ देते हैं दोस्तों हम। 5 2 7, 7 7 14, 14 9 23, 23 6 29, 29 1 30 और 30 और 3 33। यानी इतनी बड़ी संख्या जो लिखी मैंने वो भी उसका में भी 3 का डिवाइड चले जाएगा। यदि हम ऐसा लिखें 243 एक संख्या है तो जोड़े आपस में 2 6 3 9, तो ये भी चल जाएगा। यदि ये संख्या होती एक आपस में तो ये हो जाएगा 10। 10 में नहीं जाएगा, मतलब इस संख्या में नहीं जाएगा, बाकी इन जो संख्या ने लिखी थी इन सब में 3 का भाग चले जाएगा। हम आते हैं अगले पे 4 पे आते हैं दोस्त। 4 पे 4 के विभाजन का नियम। तो 4 के विभाजन का नियम दोस्त ये है कि कोई भी जो संख्या लिखी हुई है उसकी इकाई का अंक और दहाई का अंक यदि 4 से डिविजिबल है या उससे भाग चल जाए तो उस पूरी बड़ी संख्या में 4 का भाग चले जाएगा। समझते हैं इसको। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 का गुणज होगी तथा 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन ये लिख लें, ये क्वेश्चन है कि 8 7 7 9 2, यानी इकाई और दहाई का अंक, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये, यानी 92। तो 92 में काट के देखें यदि तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 12 में 92 कट गया, मतलब ये पूरी संख्या ये 4 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 6 4, आखिरी देखिए 64। तो 64 पता है आपको, 16 24 64 होता है, तो ये भी कट जाएगी। अब नेक्स्ट है 1 4 5 2 6 8, आखिरी के 2 अंक इकाई और दहाई 68, 4 से कटेंगे तो 17 बार में कटता है, यानी ये भी 4 से डिवाइड चल जाएगा। यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक और दहाई का अंक यदि 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य। नेक्स्ट 5 से विभाज्यता का नियम तो सबको पता है, जिसके इकाई के अंक में 0 है, किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 है या फिर इकाई के अंक में 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। उदाहरण के लिए ये 10 है, 10,000 है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं जो लिखी हुई है, यदि इनके इकाई का अंक यदि 0 हो या 5 हो, बस 0 को छोड़ के, संख्या वैसा नहीं कि 0 में भाग 5 भाग कर दिए, 0 को छोड़ के तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं 6 का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों एक संख्या जो लिखी हुई है वो हमें पता करना है कि वो क्या 6 से विभाज्य है। तो वो संख्या यदि 2 से भी डिवाइड हो जाए, वो 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड करने के लिए पता है विभाज्यता के कि किसी भी संख्या के यदि इकाई का अंक 2 4 6 8 या फिर 0 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। और 3 का नियम पता है कि उन अंकों को आपस में जोड़ दो और यदि वो संख्या 3 से डिवाइड होती है तो वो संख्या पूरी जो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। नियम क्या है, जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य है वो संख्या 6 से विभाज्य है। अर्थात यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक सम है और उसके अंकों का जो 3 का गुणज है तो दी गई संख्या 6 का गुणज होगी। उदाहरण के लिए हम लिखा है हमने, एक क्वेश्चन है 21 948, तो इकाई का अंक जो है 8 है तो ये 2 से तो विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है। अब इनको आप हम जोड़ के देखते हैं क्या 3 से विभाज्य है क्या। तो 2 1 3 9 3 12 12 4 16 और 8 24, तो इनके जी में जब जोड़ा मैंने तो वो आया 24, तो 24 3 से कटता है, इसका मतलब कि ये संख्या 3 से भी विभाज्य हो जाएगी। मतलब कि ये जो टोटल संख्या जो लिखी है ये वाली वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है 13 16 88, तो इसमें इकाई का अंक तो 8 है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो 2 से तो कट जाएगी। अब देखना 3 से, तो 3 1 4 1 5 5 6 11 11 8 19 और 8 27, मतलब कि 3 से भी कट जाएगी। मतलब जो संख्या है
ये 6 से भी कट जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 8 के विभाजन नियम। दोस्तों 7 के विभाजन नियम जब क्वेश्चन आया करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि कैसे नियम है उसको। 8 पे देखते हैं, तो यदि 8 से वो संख्या विभाज्य हो जाएगी जिसके इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी आखिरी के 3 अंक, यदि वो संख्या 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो है बड़ी संख्या वो 8 से विभाजित हो जाएगी। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके ऊपर पढ़ ले अभी है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए लिखा है 3, 6, 9, 8, 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये जो 3 संख्या है 984, यदि 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो हम करके देखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब ये संख्या 3 इसके इकाई है सैकड़ा 3 8 से कट गया तो ये संख्या भी 8 से भी विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये 5, 6, 9, 8, 9, 2, 6, 4। नियम कहता है कि आखिरी 3 संख्या को डिवाइड करना है 8 से, 264 करके देखते हैं। तो 8 तिया 24 और 8 तिया 24, मतलब ये संख्या कट गई किससे, 8 से। तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों जो पैटर्न 3 के लिए है कि आपस में संख्या को जोड़ो और 3 से डिवाइड करके देखो, यदि वो डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती है। इसी तरीके नियम 9 का है, यदि उनके आपस में जोड़ दो और जो संख्या जोड़ने के बाद यदि 9 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम 3 से विभाज्यता के नियम के समान है, अर्थात यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या स्वयं 9 से विभाज्य होगी। मतलब यदि हम देखें एक क्वेश्चन कर देखते हैं 7, 8, 5, 3, 2, 7 + 8 + 5 + 3 + 2 जोड़ के देखते हैं आपस में। 7, 8, 15, 5, 20, 3, 23 और 2, 25। तो दोस्तों 25 क्या 9 से डिवाइड होती है क्या? 9 से डिवाइड नहीं होती, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगला है 4, 1, 1, 2, 8, 2, इनको आपस में जोड़ के देखते हैं। तो 4, 1, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 8, 16, 2, 18। तो 18 क्या 9 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों अगला 10 के विभाज्यता नियम। तो सबको पता है कि जिसका इकाई अंक 0 हो, कितनी बड़ी संख्या होगी वो 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 के लिए विभाज्यता का नियम ये बताता है कि यदि कोई संख्या जिसका अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 10, 20, 30, 1000, 5000, 60,000 इत्यादि। अब आता है दोस्तों हम 11 पे। तो 11 के विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझाऊंगा आपको। यदि किसी संख्या के वैकल्पिक अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, अर्थात विषम स्थानों के अंकों का योग माने सम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 है या फिर 11 होना चाहिए तो वो संख्या 11 से जुड़ जाएगी। मतलब समझने वाली बात यह है, यदि मैं कुछ संख्या लिखता हूँ तो है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि मुझे पता करना है क्योंकि ये इसमें 11 डिवाइड है तो मैं क्या करूंगा कि विषम जो स्थानों पे है जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, जो इन स्थानों पे जो संख्या लिखी हुई है उनको आपस में जोड़ दी जाए। वो जो समय स्थानों पे जो लिखी हुई है उनको आपस में जोड़ दिया जाए और फिर घटा दें, मतलब कि विषम माने सम कर दें। यदि अंतर
जीरो या फिर 11 का गुणज होगी तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो जोड़ के देखते हैं, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 25, तो ये तो हो गई 25 माइनस 2 4 6 6 12 और 8 20, अंतर आया 5। तो ये तो ना तो जीरो है और ना ही 11 गुणा है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। मतलब कुल मिला के विषम स्थानों के जो अंक है उनको आपस में जोड़ो, माइनस जो सम स्थानों के जो अंक है उनको आपस में जोड़ो, वो घटाने के बाद यदि वो 11 का से विभाजित होती है, गुणज होगी, या फिर ऐसा जीरो आता है तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है 1 8 6 3 7 3। अब इसके विषम वाले अंक कौन कौन से हैं? ये इधर कुछ है नहीं, अब सम वाले ये है, तो इसको अपन जोड़ देते हैं, इसको अपन जोड़ते हैं। तो विषम वाला क्या है? 1 6 7 और 7 14, माने सम वाला 8 3 11 और 3 14, जीरो आ गया, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन 50 12 37, 50 12 37। विषम वाले कौन कौन से हैं? ये हैं। सम वाले कौन कौन से हैं? ये वाले। विषम वाले जोड़ते हैं 5 1 6 3 9 माइनस 2 और 7 9 0, यानी ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी या विभाज्य होगी। और हम देखते हैं 12 के नियम। दोस्तों 12 के नियम क्या है? 12 के नियम ये है कि जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का हमें पता है कि जो 4 का जो नियम है विभाज्यता का वो ये है कि आखिरी के दो अंक इकाई और दहाई ये 4 से डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या भी पूरी संख्या 4 डिवाइड हो जाएगी। और 3 का नियम कहता है यदि सभी संख्या के अंकों का योग, यदि सभी योग 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। हम पहले पढ़ लेते हैं, ये संख्या 3 और 4 दोनों डिवाइड होती है तो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 5 8 6 4, तो आखिरी के इकाई दहाई का अंक ले लें 64, तो 64 4 से डिवाइड है तो 4 से डिवाइड हो गई, 4 से तो विभाज्य है ही, और हमें 3 से देखना है। तो 3 से के लिए क्या करेंगे? अब हम जोड़ देंगे इन लोगों को। तो 8 5 13 6 1904, 8 5 13 और 6 1904 23। तो क्या 23 3 से डिवाइड हो रही? क्या 3 से विभाज्य है? क्या वो नहीं है, तो ये संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 70 368, तो 68 4 से विभाज्य है, 3 से तो जोड़ लेते हैं आपस में। 7 3 10, 6 16 और 8 24, तो ये 3 से भी विभाज्य है, 4 से भी है, तो यानी ये जो संख्या है वो 12 से भी विभाज्य होगी। 12 का नियम। अब दोस्तों आएगा 13 का नियम आता है। 13 का भाषा का नियम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और समझेंगे इस बात को, पहले पढ़ लेते हैं। किसी भी दी गई संख्या के लिए यह जांचने के लिए कि क्या वह 13 से विभाज्य है, हमें संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ना होगा और प्रक्रिया को तब तक दोहराना होगा जब तक आपको 2 अंकों की संख्या न मिल जाए। अब जांचें कि वह 2 अंकों की संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं। यदि वो विभाज्य है तो वो दी गई संख्या 13 से विभाज्य होगी। हम इसको समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एक देख लेते हैं 2795। अब इस नियम के हिसाब से क्या कहता है कि इसका जो अंतिम अंक है यानी ये वाला, इसको 4 गुना करो और शेष संख्या में जोड़ दो, और जोड़ने के बाद तब तक दोहराओ चीज
जब तक कि वो 2 अंकों की संख्या ना बन जाए। जैसे कि मान लो जब इसका अंतिम अंक मैं अलग कर दूं 5, 4 का मल्टीप्लाई करूं, 4 गुना करना है 20 हो जाएगा, और शेष संख्या क्या बचती है 279। 279 में 20 आकर जोड़ दूंगा मैं, तो ये हो जाएगी 299। 299 हो जाएगी। अब 299 में फिर दोहराना है, तो ये अंतिम अंक जो है वो है 9। तो 9 का 4 जिसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 गुना करके 36 हो जाएगा, और जो शेष संख्या है 29, उसमें 36 को जोड़ दूंगा, तो 5 और 6 65। तो जब 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, मतलब कि जब तक कि 2 अंकों की संख्या ना मिल जाए, तो 2 अंकों की संख्या मिल गई हमें। यदि वो 2 अंकों वाली संख्या 13 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या जो रहेगी ना वो 13 से विभाज्य रहेगी। तो क्या 65 13 से विभाज्य है? तो हाँ, 13 + 65 होता है, तो 13 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। दोस्तों इसका एक क्वेश्चन और है 33618। 33618 इकाई के अंक लेते हैं हम 8। 8 का 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 32। शेष संख्या है 33 61। 32 को जोड़ देते हैं इसमें हम, 3 9 33। इसमें फिर इकाई का अंक लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 12। शेष संख्या है 339, इसमें 12 जोड़ देंगे, 1 5 3। इसको फिर से लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 35 में 4 को जोड़ देंगे, तो ये जाएगा 39। अब मिलेगी हमें 2 अंकों की संख्या। यदि 2 अंकों की संख्या 13 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। तो क्या 39 13 से विभाज्य है? तो हाँ, 13 या 39 होता है, ये 13 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। दोस्तों विभाज्यता का जो नियम है वो 13 तक ही बहुत है। बाकी 7 का मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा या फिर आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी 1 2 से लेकर 13 तक हमें बहुत बहुत ही विभाज्यता का नियम, यदि हमें ये याद रहेगा तो हम जल्दी ही बड़ी संख्या को छोटा कर सकते हैं और जल्दी को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये कभी डायरेक्ट एग्जाम पूछ नहीं जाते, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछ जाएंगे आपको एग्जाम में। और दूसरी बात ये कि ये काम आते हैं हमारे कैलकुलेशन स्पीड को तेज करने में। कैलकुलेशन स्पीड को तेज करने में दोस्तों हमें कौन कौन सी काम आएंगी, हम ये देख लेते हैं। यदि हमें कैलकुलेशन तेज करना है तो पहला तो हमें आपको 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। दूसरा 22 तक कम से कम 22 तक क्यूब याद होने चाहिए। तीसरा स्क्वायर निकालना आपको बहुत स्पीड में आना चाहिए। और 30 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए। चौथा 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। कमांड होनी चाहिए, स्पीड में आनी चाहिए। 4 से 5 सेकेंड के अंदर हमारा वो सोल्व हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, और ऐड करना मल्टीप्लाई करना कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो एग्जाम में हमें बहुत तेजी प्रदान करती है और हम पेपर जल्दी सोल्व कर पाते हैं। जब एग्जाम हॉल में दोस्तों पर बैठते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर मान लो जितने बच्चे बैठे हैं तो सबको या फिर अधिकतर लोगों को फॉर्मूले तो सबको पता रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर सबसे ज्यादा अटेम्प्ट तो वही बंदा कर पाता है जिसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो हमें सबसे ज्यादा कमांड किस पे करनी है, कैलकुलेशन स्पीड पे करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में या फिर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, इसमें सीखते जाएंगे अपन। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे।
जिसमें हम इकाई गान कैसे प्राप्त करते हैं, यूनिट डिजिट कैसे प्राप्त करते हैं, और भी आगे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इस क्लास की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।